अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी पॉडकास्ट रोमेनियन स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड है। इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप रोमेनियन स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। रोमेनिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करता है और आप सेल्फ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस आपने कैसे प्रोसेस करने हैं, कैसे रोमेनियन वीज़ा हासिल करना है। आप रोमेनिया में आएंगे, आपका एनुअल ख़र्चा वो कितना होगा, आप काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप स्कॉलरशिप पे हैं तो आपको क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, अगर आप सेल्फ पे हैं तो आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना बजट मैनेज करना है। इस सारे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने आज मदऊ किया हमारे दोस्त आतिफ़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ़ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आतिफ़ बताएं, रोमेनिया आपके ज़हन में कैसे आया? मैं असल में स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा था दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी, तो मेरा दोस्त उससे पहले एक इधर ही साथ वाले कंट्री में आ चुका था, हंगरी में। उसने कहा रोमेनिया भी एक कंट्री है, तो ऐसे रोमेनिया भी हमने अपनी कंट्रीज़ की लिस्ट में ऐड किया और प्रोसेस शुरू कर दिया। रोमेनिया स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जी। एनुअली कितने स्टूडेंट स्कॉलरशिप हासिल करते हैं? 5 से 10 स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र करता है। बैचलर्स की ज़्यादा है और मास्टर्स की कम है। और पीएचडी की भी है मेरे ख्याल से 1-2। मसलन के 5 जो हैं वो ग्रेजुएशन के, 2-3 मास्टर्स के और 1-2 पीएचडी का। रोमेनियन स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए बंदे के मार्क्स कितने होने चाहिए? फर्स्ट डिवीजन तो मस्ट होनी चाहिए। और फर्स्ट डिवीज़न वाले बंदे को मिल सकता है स्कॉलरशिप? फिर भी सिर्फ क्योंकि मार्क्स के ऊपर हमारे उधर लोगों का माइंडसेट होता है, आपने बस मार्क्स 1000 ले लेने आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेन चीज़ है स्कॉलरशिप में, आप चाहे कौन से भी स्कॉलरशिप अप्लाई करें, रोमेनिया या यूके या कहीं की भी, आपका मोटिवेशन लेटर मैटर करता है, तो वो उसके ऊपर सिर्फ काम करें। रोमेनिया के लिए आइल्स की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को? नहीं, वो डिपेंड करता है कुछ फील्ड्स में। रोमेनिया में 5 यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में बैठे स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहता है रोमेनिया में, चाहे वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है या वो सेल्फ के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप प्रेफर करेंगे कि स्टूडेंट्स अप्लाई करें? मैं सबसे पहले तो जिधर मैं हूँ बुखारेस्ट सिटी में, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट में मैंने बैचलर किया इधर, तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट, दूसरी पॉलिटेक्निका एक नाम से, तीसरी एक आसिक के नाम से है, चौथी आप यूनिवर्सिटी ऑफ तिमिशोरा, तो पांचवी आप यूनिवर्सिटी ऑफ क्लूज, और एक और फेमस सिटी है पितेश, उधर भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ पितेश, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे आता है, वो कौन सी ज़ुबान में पढ़ता है? अगर आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं तो उसमें मस्ट है कि आपने रोमेनियन लैंग्वेज में पढ़ना है, वो आप इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते अगर आपने स्कॉलरशिप लेनी है तो सेल्फ पे आप चूज़ कर सकते हैं। सिंपली किसी एजेंट के पास नहीं जाना, गूगल करना है रोमेनियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, वेबसाइट आ जाएगी, पोर्टल बना हुआ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक ढूंढ सकते हैं। तो रोमेनियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के नाम से एक पोर्टल है, आपने उस पर जाना है, आपने उस पोर्टल में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट सारे जो रिक्वायर हैं आपने वो अपलोड कर देने हैं, टेस्ट करवाने के बाद, सब कुछ करवाने के बाद तो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। और इसका आंसर कितनी देर तक आ जाता है एम्बेसी में? जुलाई में आ जाता है, 15 जुलाई, मिड ऑफ जुलाई, एंड ऑफ जुलाई में आ जाता है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद सिंपल, फिर जैसे ही आपको सिलेक्शन की लेट्स सपोज ईमेल आती है, तो उसके बाद आपको एम्बेसी आपको ईमेल करेगी, जी ये डॉक्यूमेंट्स है फर्दर आपके, ये आपका एक्सेप्टेंस लेटर है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और हमें फॉरवर्ड करें ताकि हम आपको अपॉइंटमेंट का और आपका वीज़ा प्रोसेस करें। ये तो प्रोसेस हो गया एक बंदा जो स्कॉलरशिप पे आ रहा है। जी। जो सेल्फ पे आ रहा है उसका प्रोसेस भी सेम है? नहीं, उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कैसे? उसके लिए आपको लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट की और एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। आप यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना डिपार्टमेंट देखेंगे, जो भी आप चाहते हैं, बीबीए हो गया या केमिकल इंजीनियरिंग जो भी हो गया, तो आप लेट्स सपोज बीबीए में जाएंगे, आप उसके जो डिपार्टमेंट में पहले नंबर पे आप उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं या आपकी जो डिवीज़न है इंटर में पूरी भी उतर रही है या नहीं उतर रही। फिर उसके बाद आपने कहा जी मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओके हैं, फिर आपने इंटरनेशनल रिलेशन से कांटेक्ट करना है। उसी यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट की वेबसाइट पे इंटरनेशनल रिलेशन का एक वो अलग से पेज बना होगा, आपने वहाँ से ईमेल लेके उनसे कांटेक्ट करना है। और नाज़रीन, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो आतिफ़ ने बताई हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी जो है ना वो देख सकते हैं बाद में। रोमेनिया में कौन कौन सी फील्ड में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आ सकते हैं? ऑलमोस्ट सारी भी आ सकते हैं।
स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड में? हाँ, इंजीनियरिंग में, आईटी में, बिजनेस में, मेडिकल में, सब में आ सकते हैं। जो सेल्फ पे आने वाला बंदा है उसकी एनुअल फीस क्या है रोमानिया के लिए? 2500 यूरोस। और मेडिकल के लिए? मेडिकल के लिए अराउंड 8000 यूरोस। स्कॉलरशिप पे जो बंदा आया उसका रोमानिया में क्या एक्सपेंस है? भी उसे क्योंकि स्टिपेंड मिलेगा 65 यूरोस, अगर वो उस पर है ग्रेजुएशन पे, बैचलर्स पे 75 यूरोस है, तो ऐसे 10 यूरोस इंक्रीज़ है। लेकिन फिर भी अराउंड 200 यूरोस खर्चा है स्कॉलरशिप पे होने के बावजूद। सही। और जो सेल्फ वाला स्टूडेंट है उस पर तो क्योंकि आपने अकोमोडेशन भी देनी है, फिर आपने फूड भी और ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद ही करना है, तो उसका आप 500 यूरोस 400-500 यूरोस आप ले लें। स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट के बेनिफिट्स और जो सेल्फ वाला है उसको कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होते रोमानिया में? लेट्स सपोज स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट की अकोमोडेशन फ्री होती है और उसको यूनिवर्सिटी स्टिपेंड पे करती है, जैसे मैंने कहा। मेनली तो यही दो बेनिफिट हैं। और क्योंकि अगर आप सेल्फ की बात करते हैं उसमें सिर्फ उसने अकोमोडेशन का भी पे करना है और दूसरे उसने जो सेल्फ एक्सपेंस है वो भी खुद ही करना है। और दूसरी दोनों में चीज़ कॉमन है, वो सिर्फ स्टूडेंट होना मैटर करता है कि आप स्टूडेंट है, सिर्फ आपको इधर ट्रांसपोर्ट जो है उसकी एक जो भी गवर्नमेंट की 90% डिस्काउंट है, ट्रेन की, मेट्रो की, बसेस की, ऑल ओवर द कंट्री में जो भी ट्रांसपोर्ट है वो स्टूडेंट को 90% डिस्काउंट पे है। रोमानियन एम्बेसी स्टूडेंट का वीज़ा कितनी देर में प्रोसेस करती है? विद इन 1 मंथ आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए? जैसे ही आपकी सिलेक्शन होती है ना, तो कौंसलर आपको ईमेल करता है एक्सेप्टेंस लेटर के साथ और आपको बताता है खुद ही कि आप इसको एक्सेप्टेंस लेटर को एक और फॉर्म के साथ कि आप इस स्कॉलरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको हमें रिप्लाई करें। आपने फॉर्म को साइन करके डिक्लेरेशन जैसे होता है आपने उसको ईमेल बैक करनी है, वो फिर फर्दर आपको खुद ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ईमेल बताता है। ईमेल से उस लिस्ट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं? जी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और वो ये भी कहते हैं आप ये जैसे डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लेना, हमें एम्बेसी आने से पहले आपने इन सबको हमें पहले ईमेल करना है ताकि हम वेरीफाई कर लें, फिर आप उस अपॉइंटमेंट वाले दिन पे आएँ। क्योंकि वो जब आपको लिस्ट देता है ना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, उसी वक्त वो आपको अपॉइंटमेंट की डेट भी दे देता है ऑलमोस्ट। सही, ठीक है। तो वो उसका ये कहने का ये मतलब होता है कि अपॉइंटमेंट में आने से पहले जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, आपने मुझे ईमेल पर फॉरवर्ड करने हैं ताकि फ़िज़िकल अपीयरेंस के दौरान कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो, पहले ही रीचेक हो चुके हों। आपका वीज़ा जो है ना वो स्टैंप हो गया पासपोर्ट पे, उसके बाद ट्रैवलिंग के दौरान जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खुद ले कैरी करने हैं क्योंकि वो एयरपोर्ट्स पे चेक होंगे, वो कौन कौन से हैं? जैसे ही आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है, आपको वहाँ से एम्बेसी से ही आपके उसी कंट्री में से लेट्स सपोज पाकिस्तान एम्बेसी से ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर ओरिजिनल वहाँ से लेना है और आपने लाजमी लेना है। आपने कौंसलर को कहना है मुझे मेरा ओरिजिनल एक्सेप्टेंस लेटर भी दो। ठीक है, आपने ओरिजिनल एक्सेप्टेंस लेटर लेना है और आपके सारे जो स्टडी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो और पासपोर्ट और वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल जो है ना आपने अपने साथ कैरी करने हैं। लगेज में नहीं बुक करा देने, अपने साथ जो आपने बोर्डिंग के दौरान शो करवाने हैं और इधर भी जब आपने पहुंच जाना है, इधर भी इमिग्रेशन भी आपने वो शो कराने हैं। क्योंकि अगर लगेज में हो जाएंगे वो फिर इमिग्रेशन के बाद लगेज में जाना होता है, तो वो फिर आप इमिग्रेशन ही क्रॉस कर पाएंगे। उसके लिए आपको फिर वो समझे डिपोर्ट वाला सीन हो जाएगा। तो इसीलिए मस्ट है कि डॉक्यूमेंट जो है आपके हैंड में हो। ठीक है, वो लगेज में कैरी करना है, ये वाली मिस्टेक कभी ना करना। रोमानिया पहुंच गए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? रोमानिया पहुंच गए, उससे पहले मैं आपको पीछे लेके चलूँगा अकोमोडेशन पे। आपने रोमानिया आने से पहले, ट्रैवल करने से पहले अपने इंटरनेशनल रिलेशन को, चाहे आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं चाहे आप सेल्फ फंडेड स्टूडेंट है, आपने इंटरनेशनल रिलेशन को ईमेल करनी है। आपने उन्हें कहना है कि मेरा ये एक्सेप्टेंस लेटर है तो मुझे अकोमोडेशन दें। वो यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल होता है उसमें आपको अकोमोडेट करेंगे या वो आपको कह देंगे आप आएँ, आप आके पहले एनरोल करवाएं, फिर हम आपको हॉस्टल देंगे। तो वो लेट्स सपोज आप मंडे को फ़्लाइट कर रहे हैं, मंडे को आप इधर पहुँचे, 1 नाइट का आपने होटल का बंदोबस्त करना है। ट्यूसडे को आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आप जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी
तो वो आपको साथ ही आपको रूम भी आपको अलॉट कर देंगे अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। और उसके बाद आपको साथ ही आपको जो आपकी आईडी बनेगी उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता देंगे कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, और 3-4 दिन के बाद आप आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना, और फर्दर आप अपनी आईडी का जो लॉन्ग स्टे आईडी होती है उसके लिए आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं इमिग्रेशन के लिए। रोमेनिया में स्टूडेंट के लिए एवरेज खर्चा कितना है, और वो काम करके वो खर्चा पूरा कर सकता है? नहीं, वो काम करके खर्चा नहीं पूरा कर सकता। एवरेज खर्चा आप लगा लें, जैसे मैंने आपको बताया 300 यूरोस या 200 यूरोस। तो आपने पढ़ना भी है, और एज आ स्टूडेंट आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, और इधर लेट्स सपोज एक फुल टाइमर को 500 यूरो सैलरी मिलती है, तो आपको फुल टाइम कर नहीं सकते, तो इसलिए आप पार्ट टाइम पे आप खुद को फंड नहीं कर सकते, आपको पीछे से मंगवाना ही पड़ेगा। तो ये आप जहन में आप बैठा के आइएगा काइंडली कि आपने पढ़ना भी है, आपने 4 घंटे काम भी करना है, और आप पीछे से भी मंगवाना पड़ेगा। हाँ, और एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि रोमेनिया में इनका पता नहीं कैसा सिस्टम है क्लासेस का, सुबह 8 बजे शुरू होती हैं और शाम 8 बजे तक। बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है। और मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा जो ये चाहेगा कि मैं रोमेनिया जाऊं और वहाँ पे काम करके अपना ख़र्चा पूरा कर सकूं और क्लासेस भी लूं, अगर उसकी पढ़ने की नीयत है, यूनिवर्सिटी स्केड्यूल जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप जो है ना वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। सो आप ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करें कि रोमेनिया आपके लिए सूटेबल प्लेस है या नहीं। ऐसे ही है, इधर स्केड्यूल बहुत डिस्टर्बिंग है। मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 8 से शाम 8, ठीक है, और इसमें आपको बचे 2 दिन, और 2 दिन में आप कौन सा काम करेंगे एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जो आपको महीने के लिए सपोर्ट करेगा? नहीं। और इसके अलावा असाइनमेंट्स हैं, इसके अलावा बहुत होमवर्क्स हैं, समझे, वीकेंड पे आपने वही करना है, आपने वही करना है। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक स्टूडेंट अगर वो पढ़ना चाहता है रोमेनिया में, तो वो अपने टाइम को वर्क के साथ एडजस्ट कर सकता है। ऐसे ही उसके लिए बड़ा पीछे से डिफिकल्ट सपोर्ट चाहिए, पीछे से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि रोमेनिया में वो सिस्टम नहीं है कि वो स्टूडेंट को लीनियंसी दें कि इसका काम भी चल सके और ये पढ़ भी सके। रोमेनिया में सिर्फ एक ही फोकस है कि अगर बंदा पढ़ने आए तो पढ़े बस। वो ये नहीं चाहते कि वो चाहने से ना चाहने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके जो प्रोफेसर्स का टाइम है ना, वो इस तरह वो अपने प्रोफेसर्स को फैसिलिटेट करते हैं एक्चुअली, वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट नहीं करते, वो प्रोफेसर्स को करते हैं कि ये प्रोफेसर इस वक्त इतना टाइम दे सकता है तो बस यही है। अगर ये सुबह का टाइम दे सकता है टाइम स्टूडेंट्स को तो सुबह का है, अगर वो शाम को दे सकता है तो शाम का है। ऐसे ही तो क्योंकि स्केड्यूल तो हमारे पास एक सेमेस्टर का आ गया, तो हमने उसे फॉलो करना ही करना। रोमेनिया में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ये फॉरेनर्स के साथ कितना कोऑपरेटिव है? जहाँ तक मैंने देखा है काफ़ी हद तक कोऑपरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा। प्रोफेसर जो हैं, लेट्स सपोज मैं स्कॉलरशिप में था, मेरी स्टडीज़ रोमेनियन लैंग्वेज में थी, तो आप चाहे 1 साल, क्योंकि आपने इधर आके 1 साल रोमेनियन लैंग्वेज पढ़नी होती है, ये चीज़ हमने बताई नहीं। 1 साल आपने एक रोमेनियन लैंग्वेज पढ़नी है अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर है, तो फिर आपकी जो फैकल्टी जो यूनिवर्सिटी आपकी शुरू होगी प्रॉपर। तो 1 साल इनफ नहीं है एक लैंग्वेज को फुली जानने के लिए। तो आप जैसे स्टडीज़ शुरू होती हैं, आप प्रोफेसर्स को या आपके जो फेलोज़ होते हैं आप उन्हें कहते हो, मोस्टली प्रोफेसर्स आप उन्हें कहते हो मैं फ़ॉरनर हूँ, मैं पेपर इंग्लिश में देना चाहता हूँ, तो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल प्रोफेसर है, वो कहेंगे इट्स ओके यू कैन गिव। और स्टूडेंट का बिहेवियर, तो स्टूडेंट का बिहेवियर बहुत हेल्पफुल है। वो एज अ फॉरनर होने के नाते वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, तो वो आपको बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं इधर के स्टूडेंट्स भी। स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन रोमेनिया में कैसी है? पहले 2 साल तो अकोमोडेशन जिधर मैं था वो तो बहुत ही अच्छी थी, अनएक्सपेक्टेडली लग्जरी जिसे आप कहते हैं ना, अमेजिंग थी। तो तीसरे साल मैं गया नेक्स्ट अकोमोडेशन में, तो उसके लिए आपको मेंटली तौर पे काफ़ी अच्छा प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि किचन नहीं है उधर तो उसके लिए आप रूम में बनाएंगे, और वही आप अगर कुकिंग करते हैं जैसे माशाल्लाह हमारे मसाले हैं, तो आप रूम में कुकिंग करेंगे तो पूरे फ्लोर में वो खोलेंगे और यहाँ आपका रूम स्मेल से उसकी खुशबुओं से भर जाएगा, तो दरवाज़ा खोलेंगे तो आपका फ्लोर पूरी खुशबुओं से भर जाएगा। तो इसके लिए ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं कि बुरी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। आपने बात की हॉस्टल की कि प्रिपेयर होना पड़ता है, प्रिपेयर से मुराद सिर्फ खाने से रिलेटेड है कि आपकी अकोमोडेशन शेयरिंग होती है
लोग तंग करते हैं या क्या चक्कर है? क्योंकि खाने की जब खुशबू आती है तो जाहिर बात है कुछ लोग उनको नहीं पसंद, ऐसे ही वो भी मसाइल पैदा होते हैं। जैसे मैंने कहा, जो मेरा पहले 2 साल का जो हॉस्टल था उसमें एक सेपरेट किचन था, शेयर तो था आपके साथ 1 पर्सन, तो सेपरेट किचन था, उसमें आपको इजीली मैनेजेबल था। लेकिन जैसे अब तीसरे हॉस्टल में जैसे मैं गया तो उधर तो एक रूम में वो जो आपका शेयर्ड पर्सन भी है, वो चीज़ें काफ़ी आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, उसके साथ आपकी फिर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैटर करता है। ये तो मोस्टली जो है इधर के लोग वो उसके लिए थोड़ा सा नहीं वो होता। हॉस्टल में लड़कियां भी रहती हैं? लड़कियां भी रहती हैं, साथ रहती हैं। शेयरिंग में साथ रहती हैं या बिल्डिंग में साथ रहती हैं? बिल्डिंग में साथ रहती हैं। शेयरिंग पे फिर डिपेंड करता है। वो भी करवा सकते हैं। तो नाजरीन, आज की इस पॉडकास्ट में आपने देखा कि पाकिस्तान से एक स्टूडेंट कैसे रोमानिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश आती हो, आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो मैं डाल दूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। आप स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं, आप सेल्फ पे आना चाहते हैं, दोनों के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगर आपके मार्क्स 75% से ज़्यादा हैं तो रोमानिया आपको इजीली एक्सेप्ट करेगा। और एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप रोमानिया में आना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जहन से आएँ कि आप पढ़ना चाहते हैं। इस जहन से ना आएँ कि हम उधर जाएंगे और वहाँ से एस्केप रूट लेंगे और आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तानी पहले बहुत इस मामले में बदनाम है रोमानिया में। सो प्लीज़ टेक दिस डिसीजन वाइजली। थैंक यू वेरी मच।